गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 2 सितंबर और आज के प्रेप पॉइंटर्स में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से हैं ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। और क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके एनालिसिस में जाता नहीं हूँ, क्योंकि आपका एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। ठीक है, चलो। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द कैस्पर ऑक्टोपस। चिली जो एक कंट्री है जहां पे एंडीज माउंटेन रेंज भी होती है, वहां पे एक बहुत ही नया स्पीसीज मिला है ऑक्टोपस का, उसके बारे में बात करेंगे। यूपीएससी में ये फेवरेट टॉपिक होता है जब भी कोई नया स्पीसीज मिलता है, और अगर वो यूनिक हो तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जंबो सवरी या सवारी के बारे में बात करेंगे। ये फेस्टिवल है जो कर्नाटका में होता है विजयदशमी वाले दिन, तो उसके दिन बात करेंगे। फूड एंड माउथ डिसीज क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके रिगार्डिंग अभी क्या स्टेप्स ले रही है, वो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं। उसके अलावा गुरु पद्म संभवा, जो कि बुद्धिज्म में बहुत ही ज़्यादा रिवियर्ड फिगर माने जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। उसका अलावा एसिटनलाइड क्या है, बिकॉज विशाखापट्टनम के अंदर कुछ लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए बिकॉज उन्होंने इसको कंज्यूम कर लिया इनडायरेक्टली। उसके अलावा लिस्टीरिया के बारे में बात करने वाले हैं, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो बॉलीवुड में बॉलीवुड में या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में या रीजनल जो सिनेमा होता है, जब ये मूवीज रिलीज होती हैं तो इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। चलिए, कैस्पर ऑक्टोपस, तो बेसिकली बात यह है कि जो चिले है, चिले आपको अच्छे से पता ही होगा, कंट्री साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो जैसे यहाँ पे पाई जाते हैं चिले, तो चिले के हम और यू नो वेरी वेल के साउथ अमेरिका में हमारे पास एक एंडीज माउंटेन रेंज भी होती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेंज मानी जाती है। इस चिले के पास में एक रिसेंटली कुछ समय पहले एक माउंटेन मिला, जो कि पानी के नीचे है। अंडर वाटर जो माउंटेन्स होती हैं उन्हें हम लोग सी माउंट कहते हैं, सी माउंट कहते हैं। और ये काफ़ी बड़ी है बेसिकली माउंटेन, मतलब माउंट एवरेस्ट जितनी तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी मानी जाती है। इससे पहले इसके बारे में नहीं पता था। देखिए, ये भी बड़ी अजीब सी चीज़ है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमें इस तरह के फीचर्स वो सरफेस पे मिल जाते हैं अंडरग्राउंड। और इसलिए कहा जाता है कि ना आजकल क्या है ना, वी नो मोर अबाउट द यूनिवर्स एज कंपेयर टू आवर ओन अर्थ। अभी तक वर्ल्ड का जितना भी ओशियन है ना, उसका सिर्फ 1/4 के अराउंड ही पूरी तरह से मैपिंग हुआ है। अभी हमें हमारे वाटर के अंदर जो फीचर्स पाए जाते हैं उनका मैपिंग करना बहुत ज़्यादा बाकी है। कुछ सालों से यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कुछ न्यू फीचर्स को लेके, और वहाँ पे उनको एक नया माउंटेन मिला। ये जो सी माउंट है ना, इनका अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो चिले के पास जो ये सी माउंट मिला है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम में नए नए स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है। और आने वाले 8-10 साल में यहाँ पे और भी बहुत सारे स्पीसीज जो अभी तक हमें नहीं मिले थे, जिनके बारे में अभी तक हम लोग नहीं जानते थे, वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ही एक मैसिव स्पीसी, और मैसिव नहीं है मतलब छोटा सा ही है, लेकिन ये माउंटेन मैसिव है, यहाँ पे देखा गया है, जिसका नाम है कैस्पर ऑक्टोपस। देखिए, ये इसका भी ऑफिशियल नाम नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था। ये तो जस्ट अभी काम चलाने के लिए, एक्चुअली एक मूवी थी, एक मूवी कैरेक्टर था, कार्टून कैरेक्टर था उसमें वो कैस्पर, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। तो ये आप इसकी शक्ल देखिए कैसी है, जैसे जो भूत होते हैं ना, घोस्ट होते हैं, वैसी वैसी आपको नजर आ रही है। आपको अलग से इसका माउथ नजर नहीं आएगा, इसके पैर नजर नहीं आएंगे, इसका सर नजर नहीं आएगा। बेसिकली एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रक्चर था और उसने अपने ऊपर एक वाइट कलर का कपड़ा ढक लिया है, और ये भूत घोस्ट के जैसा लगता है। तो जो करेक्टर था ना, वो बेसिकली ऐसा ही था, कार्टून करेक्टर, उसके लिए इसका नाम पड़ गया। अभी ऑफिशियली इसका कोई भी नाम नहीं है, आपको बताता चलूँ। तो इसको 2016 में डिस्कवर किया गया था। उस समय कुछ डीप सी एक्सप्लोरेशन वो हवाई में चल रही थी। बाद में जब यहाँ पे एक्सप्लोरेशन आया तो वहाँ पे इसको जो है वो पाया गया है। तो प्रीलिम्स के लिए इतना कंटेंट वैसे आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, कि कैस्पर जो स्पीसी है कहाँ पे मिला है। ठीक है, एक तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। फिर आपसे वो भी पूछ सकता है एग्जाम में, कई बार जिस तरह के आजकल सवाल आते हैं, तो आपसे पूछेगा जो कैस्पर ऑक्टोपस है, ठीक है, ये आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट के अंदर आता है। बताता चलूं कि क्योंकि ये बिल्कुल नया स्पीसी है, नया डिस्कवर हुआ है, अभी तक इसके ना तो कोई ऑफिशियल नाम है और ना ही आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अभी ये आया है। कहीं लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि नया अभी खोज हुई है इसके बारे में। तो एज ऑफ नाउ नो फिजिकल स्पेसिमेन, अभी इसको फिजिकल फॉर्म में हम लोगों ने नहीं लिया है।
घोस्टली व्हाइट अपीयरेंस है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया व्हाइट कलर का होता है, जैसे भूत होते हैं ना, तो ऐसे ब्लैक कलर या व्हाइट कलर का कपड़ा ढक लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर हम लोग किसी को डराने के लिए, तो उस तरह का थोड़ा सा नजर आता है। और इसका कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल व्हाइट कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोटोफोर्स नहीं है। ऑक्टोपस को जो हॉर्मोन्स पिगमेंटेशन जो कलर प्रोवाइड करवाता है उसे क्रोमोटोफोर्स बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर वो है ही नहीं। ठीक है। इट हैज शॉर्ट आर्म्स एंड द यूनिक एनाटमी, इसकी एनाटमी में हम लोग ने देख ही लिया, सेपरेट फीचर्स इसके दिखते नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी मसल्स, ठीक है, तो इसका दिखता ही नहीं है। उसके अलावा अभी ये क्या है अभी पता लगाना जरूरी है, अभी हमें पता नहीं है कोई नया स्पीसी है भैया या ये नया जीनस है, अभी इसके बारे में रिसर्च चलेगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ एक बात है, इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है भैया अपने आप में बहुत यूनिक। यूनिक क्यों है? इसी एरिया में ना ये चिली के पास माउंटेन मिला है, इस माउंटेन का अभी तक कोई नाम नहीं है। बता, आप सोच रहे होंगे सर माउंटेन का नाम तो बता दीजिए। कोई माउंटेन का फिलहाल ऑफिशियल नाम नहीं रखा गया है, लेकिन इस माउंटेन में स्पंज पाए जाते हैं। और आपने एक चीज सुनी होगी जिसे हम लोग बोलते हैं मेटालिक नोड्यूल्स। सी बॉटम पे, सी के बॉटम पे लगभग प्योरेस्ट फॉर्म में मेटल के नोड्यूल्स मिलते हैं। मॉड्यूल इन द सेंस समझ लीजिए जैसे जो क्रिकेट बॉल होती है ना, समथिंग लाइक दैट, वैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। लगभग लगभग प्योरेस्ट फॉर्म में यहाँ पे मेटल पाई जाती है। इनका काफी ज्यादा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी होता है अगर आप इनको वहां से निकाल लेते हैं तो। वहां पे पाए जाते हैं स्पॉन्जिस जो कि मेटालिक नोड्यूल्स के आसपास पाए जाते हैं। ये जो कैस्पर है ना ऑक्टोपस, ये क्या करता है, अपनी बॉडी को उसके चारों तरफ ऐसे रैप अप कर लेता है। रैप अप करने के बाद फिर ये देता है अंडे, और फिर बहुत लंबे समय तक, ठीक है, कई सालों तक ये उस मेटालिक नोड्यूल से वैसे ही चिपका रहता है। बाद में अपने अंडे की हैचिंग करता है, छोटे छोटे बच्चे उसमें से निकलते हैं अंडों में से, और एक बार जब बच्चे निकल जाते हैं ना तो इसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि कई सालों तक ये कुछ भी नहीं खाता है। ये सिर्फ अंडे की हैचिंग के लिए उनसे चिपका रहता है, और जब अंडे निकलते हैं में से बच्चे निकलते हैं तो ये मर जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो टारगेटिंग मैंगनीज नोडल, ऐसे भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि रिसेंटली न्यू स्पीसी और न्यू स्पीसी ऑर्गेनिज्म वाज डिस्कवर्ड इन द पैसिफिक ओशियन and it has a relation with the manganese nodules, metallic nodules. What is the name of this particular species? ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकता है। कई बार आपसे वो characteristics देता है, मतलब these are the following characteristics आपसे देगा, it does not have any color, it does not have any muscles, it has a relation with the manganese nodules, it is found in the Pacific Ocean। फिर आपको वो 4 ऑप्शन देगा कि आपको फाइंड आउट करना भैया वो किसकी बात कर रहा है। तो एक ही छोटे से टॉपिक से डिफरेंट तरह का सवाल आपसे एग्जाम में आ सकता है। तो ये 3-4 जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, चलिए। जंबू सवारी क्या है? बेसिकली इसकी ट्रेनिंग अभी चल रही है, और जब दशहरा होता है, दशहरे का मतलब जब नवरात्रे होते हैं उसका आखिरी जो दिन होता है जिसे विजयदशमी बोलते हैं, उस दिन ये फेस्टिवल होता है, और मैसूर में ये फेस्टिवल होता है। और कर्नाटका का ये स्टेट फेस्टिवल भी है जिसे नद्दाबा कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो एलिफेंट्स होते हैं, शायद मेरे पास इसकी पिक्चर भी है, ये देखिए जरा। तो अब इनका ट्रेनिंग चल रही है बेसिकली, ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय तक ये ट्रेनिंग चलती है, फिर बाद में जो है वो प्रॉपरली सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो अभी तो इसका नाम देके जंबू सवारी हम लोगों ने रख दिया है, ब्रिटिश लोग ना वो हाथी को जंबू कहा करते थे, जंबू जंबो वो कहा करते थे, तो उन्होंने इनका नाम चेंज कर दिया। हालांकि इसका नाम हिस्टोरिकली वो इस तरह से था नहीं। वैसे इसका नाम जो है वो जंबी सवारी के नाम से पड़ा है, जंबी। और ये जो जंबी वर्ड किससे आया है? बन्नी ट्री से आया, बन्नी, बन्नी से आया जंबी, जंबी से आया जंबू। बन्नी ट्री की बहुत हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। महाभारत के टाइम पे क्या होता था, जब पांडवों का वनवास था तो वो यहाँ पे आए थे, और जब जहाँ जहाँ पांडव गए हैं वो उनके एविडेंस के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग स्टोरीज जो हैं वो आज भी जिंदा हैं। तो जब पांडव यहाँ आए थे तो यू नो वेरी वेल कि जो पांडव जब वनवास में थे तो हथियार नहीं रख सकते थे, बिकॉज उन्हें भिक्षु की तरह रहना होता था। लेकिन वो क्षत्रिय थे तो हथियार तो एक क्षत्रिय का बेसिकली इंटीग्रल पार्ट ही होता है बॉडी का। तो उन्होंने क्या किया, ये जो अपने वेपन्स थे वो इन बन्नी ट्रीज के अंदर छुपा दिए थे कुछ समय के लिए। तो वो एक यहाँ से स्टोरी बनती है बेसिकली इसके साथ जो जुड़ी हुई है कल्चरल स्टोरी। बाद में ब्रिटिशर्स ने इसका नाम चेंज कर दिया, और तब से लेके जंबू सवारी वो नाम आज भी हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो मेन अट्रैक्शन क्या है, मेन इसका रीज़न क्या है, जो चामुंडेश्वरी जो कि
गोडेस का जो शक्ति का जो अवतार होता है, चंबे जिन्होंने जो एक डीमन गॉड हुआ करते थे, महिषासुर, ठीक है, उनका वर्धन किया था, उनको मारा था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो रॉयल फैमिली है मैसूर की, बेसिकली वहाँ से ये प्रोसेशन स्टार्ट होता है, बिरवा मंदिर में जाता है और बन्नी ट्री की जो है यहाँ पे पूजा की जाती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है। जब विजयदशमी आएगी तब इस टॉपिक हम लोग दोबारा से फिर से करेंगे, ठीक। चलो, food and mouth disease. Basically, India is one of the largest exporter of the animal meat or animal products in the world. और सरकार चाहती है कि ये और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट आता है, बढ़ता है तो भैया डॉलर हमारे पास आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी कुछ 8 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है: कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इन कुछ 8 स्टेट्स के अंदर एक लार्ज स्केल वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट चलाने वाली है, बेसिकली चलाना शुरू भी कर दिया है। तो इसमें यह होगा कि जो फुट एंड माउथ डिसीज है ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ये एलिमिनेट हो जाएगा तो एनिमल्स हेल्दी हो जाएंगे और आप उन एनिमल्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो बेसिकली। उसलिए ये जो है थोड़ा सा डाला गया है। तो इस फाउ फुट एंड माउथ डिसीज के बारे में हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। कैटल, पिग, शीप्स, गोट्स एंड डियर्स, इनको ये ज़्यादा इंपैक्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हॉर्सेस, घोड़े जो होते हैं ना भैया, उनको इंपैक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये पिकोनोरावाइडी फैमिली से आता है ये वायरस, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, वायरस डिसीज है। जब भी आप कोई भी डिसीज पढ़ो, सबसे मोस्ट इंफॉर्मेशन यही होती है इंपॉर्टेंट कि भाई ये वायरल डिसीज है या बैक्टीरियल डिसीज है। बाकी डिटेल यूपीएससी बाद में पूछेगा, पहले यही आपसे पूछ लेगा और यही हम लोग फंस जाएंगे। बिल्कुल इजी इंफॉर्मेशन होती है। तो आपको तो मैं ये कहूंगा कि एक लिस्ट बना लीजिए, आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें डिसीज का नाम एक तरफ हो या और एक तरफ जो है वो पता लगे कि ये वायरल वाला डिसीज है, ये बैक्टीरिया वाला डिसीज है। एक लिस्ट आपकी बनेगी एंड एट द एंड ऑफ द डे 30-40 डिसीज से ज़्यादा नहीं बनेगा, लेकिन एग्जाम में 2 नंबर में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। तो बेसिकली ये जो वायरल फैमिली होती है इसके अंदर अलग अलग तरह के वायरस पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग तरह के एनिमल्स को यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो फीट होते हैं एनिमल के, जो माउथ होता है उसके अंदर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं बेसिकली, पैरों के नीचे भी और मुंह के अंदर भी छाले पड़ जाते हैं, जिसमें उनको लगातार सैलिवाइशन होता है, मतलब उनसे से पानी निकलता रहता है। और जब ऑब्वियसली भाई पैर के नीचे छाले होंगे तो मूवमेंट नहीं हो पाती है, डेथ हो जाती है, वो सारी सारी चीज़ यहाँ पे रहती है। तो 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग इंडिया को एफएमडी मुक्त भारत बना देंगे। चलिए जी, गुरु पद्म संभवा, तो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस नालंदा बिहार में की गई है टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ द गुरु पद्म संभवा। पद्म संभवा को गुरु रिम्पोचे भी कहा जाता है, बीच का मतलब होता है प्रेशियस गुरु। तिब्बतन बुद्धिज्म में इनका बहुत ज़्यादा रेवरेंस है। बताता चलूँ कि इनको सेकंड बुद्धा भी बोलते हैं। आप इसी से इनकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, सेकंड बुद्धा। तिब्बत में और तो सम पार्ट ऑफ चाइना ऑल्सो, और म्यांमार की आप बात कर लीजिए, इन कंट्रीज़ में जो बुद्धिज़्म फैला है ना, जो कि वज्रयान ब्रांच है बुद्धिज़्म की, उनका पूरा क्रेडिट पद्म संभवा जी को ही जाता है बेसिकली, ठीक है। जो जो तांत्रिक जो जो पार्ट है विजय जो 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 पार्ट है बुद्धिज़्म के अंदर, वो भी क्रेडिट इनको ही जाता है। 8th सेंचुरी इंडिया में ये रहते थे, उन्होंने बाद में दुनिया भर में ट्रैवल किया और आज जो है इनको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा जो समय मोनेस्ट्री है, ठीक है, जो तिब्बत के अंदर पहली मोनेस्ट्री बनाई गई थी बुद्धिस्ट, वो भी क्रेडिट इनको ही जाता है। उसके अलावा ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस होगा इसको कराया जाएगा अंडर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, जो कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। और अलग अलग जो बुद्धिस्ट बॉडीज़ हैं उनका एक अम्ब्रेला है, बेसिकली एक कंबाइंड एक ग्रुप है। 2012 के अंदर इसको हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था, रजिस्टर किया था बेसिकली। और अभी 320 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस, अराउंड 40 कंट्रीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। चलिए, एसिटिलाइड क्या है? बेसिकली विशाखापट्टनम पोर्ट में कुछ कार्गो का लोडिंग अपलोडिंग हो रहा था, जिसमें लेबरर्स इन्वॉल्व थे, और अनफॉर्चुनेटली उनमें से कुछ लेबरर्स का क्या हुआ कि जो एसिटिलाइड था ये लीक हो गया उन कंटेनर से, जिससे ये उन्होंने इनहेल कर लिया, बीमार हो गए और अभी हॉस्पिटल में है, इलाज इनका चल रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको एसिटिलाइड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये एक ओडोरलेस सॉलिड केमिकल होता है भैया, स्मेल इसमें नहीं होती है, ओडोरलेस होता है,
ठीक है। केमिकल ऑफ लीफ और द फ्लेक लाइक अपीयरेंस, पत्ते जैसा थोड़ा नज़र आता है, सॉलिड होता है क्योंकि, और इसको अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, डाइज़ में, रबड़ मेकिंग में, केमिकल्स वगैरह इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जब इसकी डिस्कवरी की गई थी तो उसको कुछ थेरेपीज़ वगैरह में भी यूज़ किया जाता था, जैसे फीवर रिड्यूसिंग, बुखार वगैरह हो जाता था, यूज़ किया जाता था। बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में ये लेना होता था उस समय। आजकल ये यूज़ इस तरह से हम लोग इसको नहीं करते हैं, लेकिन जो एसिटिक एसिड है हमारी बॉडी में जाके वो बना देता है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। ये इसका है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। चलिए, लिस्टीरिया, अमेरिका में एक डिसीज काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है जिसका नाम है लिस्टीरिया। 2011 के बाद अमेरिका में ये सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ है। 7 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है अब तक, और 60 के आसपास लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं। तो वहाँ पे मिली है इसके लिए वार्निंग और गाइडलाइंस। जो मैंने बताया था आपको, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि ये बैक्टीरिया जनरेटेड डिसीज होता है, वायरस वाला नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये होती है। एनीवेज, क्या है बेसिकली, जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं और कभी कभी प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, 99% मीट प्रोडक्ट मान लीजिए, जब आप उनका प्रॉपर सैनिटेशन नहीं रखते हो, उनको उस तरीके से उनको प्रॉपर टेम्परेचर पे कुक नहीं करते हो, या बहुत लंबे समय के उनके लिए स्टोर करते हो, वहाँ पे ये बैक्टीरिया जनरेट होता है। फिर ये हमारी बॉडी में एंट्री करता है और हमें बीमार करता है। तो मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज है इस बैक्टीरिया का, उसे कहा जाता है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, जिससे ये फैलता है। ठीक है, बाकी देखिए इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। जब इसके सिम्टम्स सीरियस हो जाते हैं ना किसी किसी केस में, तो आपको मेनिंगिटिस और सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, या जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं कभी कभी उनको भी बहुत सीरियस हो सकता है। बता दे दो, ज़्यादातर केस में बहुत सीरियस नहीं होता है, और बहुत बार तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। और ये लिस्टीरिया बैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है? सोयल में, वाटर में, और एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। बेसिकली वहाँ पे ये थ्राइव करता है। और जो रो या अनकुक्ड डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट वगैरह, रेडी टू ईट फूड्स वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर ये यूजुअली पाया जाता है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, उस बाय फूड्स करके समथिंग उसका नाम है, जरूरी नहीं है। अभी उसके कुछ फैक्ट्रीज के ऊपर कुछ बेसिकली रेड किया गया था, सर्वे हुआ बाद में, और ये पाया गया कि वहाँ पे जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनहाइजेनिक थी, और ऐसी सिचुएशन में जो है वो बैक्टीरिया बेसिकली ज़्यादातर होता है। सिम्टम्स क्या है? माइल्ड फ्लू लाइक, हल्का फुल्का बुखार आपको होता है मोस्टली केसेस में। कभी कभी केस में जो है कुछ सीरियस सिम्टम्स आपको, जैसे मेनिंगटाइटिस वगैरह भी हो सकता है। प्रेग्नेंट वीमेन को अगर ये हो जाता है तो चांसेस हो जाते हैं कि छोटा जो बेबी है पेट में उसको भी ये हो सकता है। तो इसका कोई ऐसे वैक्सीन वगैरह सच है नहीं। तो जो कुकिंग मीट वगैरह करते हैं लोग, वेजिटेबल्स वगैरह धोएं भाई, मीट वगैरह को प्रॉपर साफ करें, उसको हाई टेम्परेचर में कुक करें, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। बस, इससे ज़्यादा मैं इसमें टॉपिक में नहीं जाऊँगा, ज़रूरी भी नहीं है आपके लिए। देखिए, इन्फॉर्मेशन का तो ना समंदर होता है, कितना ही पढ़ लीजिए फिर भी कुछ ना कुछ कमी आपको रह ही जाएगी। लेकिन भाई यूपीएससी हमें जो कहता है पढ़ने के लिए, जितने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हम अपनी स्टडी को वहीं तक लिमिट रखते हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी है यूपीएससी प्रिपरेशन में, कि कहाँ ब्रेक लगाना है, कितना पढ़ना है। अदरवाइज टाइम लिमिटेड है और हम लोग अननेसेसरी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, और जो पढ़ने वाली ज़रूरती चीज़ें होती हैं वो उसका टाइम हमारे पास नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया ना, सैटरडे को हम लोग अपना एक करंट अफेयर का क्लास करते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास होती है, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर, चाहे वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो चाहे मेंस ओरिएंटेड हो, डिस्कस करते हैं। मैं ही वो क्लास करता हूँ, और बहुत सारे बच्चे पिछले 6 महीने से, साल भर से, 1.5 साल से उसको कर रहे हैं। बिकॉज 2 साल का करंट अफेयर तो आपको करना ही पड़ेगा यूपीएससी में, जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे भाई प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और एकदम से नहीं होगा वो। अगर आप सोचोगे कि मैं एक दिन मैंने पूरी तैयारी कर लूँगा और फिर एक सारी मैगजीन्स वगैरह इकट्ठी करके बैठ के 1 महीने में सब कुछ पढ़ लूँगा, तो वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर आप ऐसा कर भी लेते हो तो आप उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाओगे, तो वो बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। इट्स बेटर कि ऐसी चीज़ें जो हमें लंबे समय तक करनी होती है उसको थोड़ा 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 करके करें, और तब उसको हम लोग रिटेन भी कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ भी सकते हैं। तो आपको ये क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। अब वो करना ज़रूरी है, मतलब आप यहाँ से करें कहीं से भी करें, लेकिन अपने करंट अफेयर को थोड़ा 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 करके डेफिनेटली प्रिपेयर करते रहें। एट द एंड ऑफ द डे करंट अफेयर बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके सिलेक्शन में। चलिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन न्यूज़ में क्यों है,
कंगना रनावत की एक मूवी है जिसका नाम है इमरजेंसी। अभी वो रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन जो भी फ़िल्में होती हैं रिलीज़ करने से पहले उसको दिखाया जाता है सीबीएफसी को। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इसको क्या करना है, इसको क्या कौन-सा सर्टिफ़िकेट देना है, वो डिसाइड किया जाता है। तो वो जो मूवी है ना उसके अंदर कुछ को अभी होल्ड कर लिया गया है, बेसिकली उसको सर्टिफ़िकेट नहीं दिया जा रहा है, उसलिए थोड़ा-सा न्यूज़ में था। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें इंडिया में जितनी भी बॉडीज़ हैं, जो स्टैट्यूटरी हैं उनको अलग से लिखिए टेबल में, जो नॉन स्टैट्यूटरी हैं उनको अलग से लिखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं वो अलग से लिखिए, जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको अलग से लिखिए, जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको आप अलग से लिखिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि देयर वुड बी अराउंड 50 टू 60 सच ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द लाइक होल टॉपिक जो हम लोग करते हैं। और इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ टेबल, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, किस्मत अच्छी रही तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में इस तरह के आ सकते हैं। फ्री के नंबर होते हैं ये, हालाँकि होते फैक्चुअल हैं, क्राइमिंग करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है। लेकिन जब सिलेक्शन लेना है तो रट्टा मारने में कोई हर्ज नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो ये जो बेसिकली सिनेमैटोग्राफी जो एक्ट बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इंडियन सिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ 1918, उसके अंडर में हम लोगों ने इसको बनाया था। तो बेसिकली इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो फिल्में होती हैं, टेलीविजन शोज़ होते हैं, एडवर्टीजमेंट होती हैं, उनको सर्टिफिकेट देने का ये काम करता है। क्यों चाहिए सर्टिफिकेट? भाई देखिए, जो आप कंटेंट बना रहे हो, जो फिल्में बना रहे हो, एडवर्टीजमेंट बना रहे हो, वो क्या हमारी समाज के, हमारे कल्चर की, हमारी मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं? डिपेंड करता है ना। अमेरिकन जो फ़िल्में हैं वो उनके कल्चर के हिसाब से बन रही हैं। हो सकता है वो हमारे यहाँ पे फिट ना हो, तो अपने कल्चर के हिसाब से फिट करने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बनाई गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, कुछ सेंटर जो है वो दूसरे स्टेट्स के अंदर भी बनाए गए हैं। तो ये जो सर्टिफ़िकेट दिया जाता है फ़िल्मों को, ये अलग-अलग कैटेगरी में दिया जाता है। 4 कैटेगरी होती हैं। एक होती है यू, यू वाली को हर कोई देख सकता है। 5 साल का बच्चा भी देख सकता है अपने पेरेंट्स के साथ, और कोई भी देख सकता है। फिर आता है यूए, जो इसमें 12 साल से नीचे वाले बच्चे अलाउड नहीं होते हैं, इससे ऊपर वाले बच्चे अलाउड हो सकते हैं, जो कि पेरेंट्स की गाइडेंस में इसको देख सकते हैं। फिर होता है अडल्ट वाला, जिसमें 18 प्लस अगर आप हो तो आप देखिए, अदरवाइज अगर 18 साल से कम हो तो आप नहीं देख सकते। फिर आता है स्पेशल एस कैटेगरी में, जिसमें डॉक्टर्स या साइंटिस्ट वगैरह, उन स्पेशल ऑडियंस के लिए ही वो दिखाई जा सकती है, आम जनता को नहीं दिखाई जा सकती। ये जनरली आपने कभी देखा भी नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो फ़िल्म है रिलीज़ होने से पहले, सर्टिफिकेट से पहले थोरोली इनका इवैल्यूएशन किया जाता है। इनके कंटेंट को पूरी तरह से एक्सेस किया जाता है कि भैया वहाँ पे कोई ऑब्सैनिटी तो नहीं है, ज़्यादा न्यूडिटी तो नहीं है, वायलेंस तो नहीं है, डिफेमेशन तो नहीं है, कम्युनल डिसहार्मनी तो नहीं फैला रहा है, ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें देखने के बाद जो है उसको हम लोग सर्टिफ़ाई करते हैं। तो वायलेंस वगैरह, वीमेन को वहाँ पे कैसे दिखाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा गाली-गलौज तो यूज़ नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा हमने इसको याद रखना है। हालाँकि ये कंट्रोवर्सी भी भी बहुत सारी रहती हैं। ये वाला पार्ट जो है थोड़ा मेंस के लिए है, बेसिकली कंट्रोवर्सी वाला पार्ट। क्योंकि जब ये आप सरकार को आपने जब ये अधिकार दे दिया कि देखिए, सिनेमा भी एक आर्ट फॉर्म होता है, जैसे दूसरी आर्ट फॉर्म होती हैं, जैसे थिएटर होता है, सिंगिंग होती है ना? पेंटिंग होती है, वैसे ही ये भी एक आर्ट फॉर्म होता है। और एक आर्ट फॉर्म एक एक्सप्रेशन होता है आर्टिस्ट का। राइट। और जब आप सरकार को ये अधिकार दे देते हो कि वो उसको बैन कर सके, उसको रोक सके, उसको सर्टिफाई करे, उसको रेगुलेट करे, उसको लाइसेंस दे, तो कहीं ना कहीं जो सरकार ऊपर बैठी होती है वो अपने एजेंडे के हिसाब से ही वो चीज़ें करती है। तो इसलिए कभी कभी जो है इसका क्रिटिसिज्म भी होता है इस बोर्ड का कि ये ज़्यादा कट्स करता है, मॉडिफिकेशन करता है, फिल्में को बैन कर देता है, वो सब चीज़ें, क्योंकि सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से। अगर लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है तो वैसा होता है, राइट विंग गवर्नमेंट होती है तो वैसा होता है, अपने अपने कंटेंट के हिसाब से वो करते हैं। उसलिए थोड़ा-थोड़ा ये कंट्रोवर्सी में भी बनता है। तो ये रिफॉर्म्स वगैरह हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मेंस का कॉन्टेंट है, ये प्रीलिम्स का इससे कोई लेना-देना नहीं है, बट फिर भी मैंने ऐड कर दिया था थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बेसिकली समाज की साइकोलॉजी है, सोसाइटी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो मीडिया हाउसेज़ हैं, जो फ़िल्म प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, जो ये भी ये सब करते हैं, उनके पास एक एथिकल गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस समय अभी आजकल क्या है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जैसे ओटीटी, नेटफ्लिक्स या प्राइम हॉटस्टार वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इनको भी रेगुलेट थोड़ा तो बहुत हम लोग कर सकते हैं ताकि सामाजिक वैल्यूज़ के हिसाब से वो बढ़े। और जो सेंसर बोर्ड होता है बेसिकली वो एपॉलिटिकल होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में काम ना करे। इसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से अनबायस्ड तरीके से काम करें, उनको टेन्योर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए। तो ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि आर्ट भी समाज में बहुत रोल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देख सकते हो। चलिए, तो आज
के टॉपिक्स को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।